नमस्कार। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयदेव मौजूद हैं और आप हम दोनों को देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान की खास चुनावी चर्चा में, जिसका नाम हमने दिया है राजस्थान का रण। यूं तो राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है। अब उसे महीनों की बजाय मेरे ख्याल से दिन कह लेना चाहिए। कुछ दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन दो राज्य जिनमें से एक के साथ राजस्थान अपनी सीमा को भी बांटता है, मध्य प्रदेश, वहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है और उसी तरीके की चुनावी सरगर्मी अब लग रहा है कि राजस्थान में भी शुरू हो चुकी है। कई सारी चीज़ें हैं जो पिछले कुछ दिनों में घटी हैं जयदेव जी, और मुझे लगता है कि आज उनके विश्लेषण की ज़्यादा ज़रूरत है। और इसीलिए राजस्थान का रण में मेरे पास आज आपके लिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहला, एक एपिसोड पूरा हुआ, हमने अमर उजाला राजस्थान पर वो स्टोरियां की और खूब की कि किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय एक वीडियो के आधार पर एक कहानी लिखते हैं या एक बात लिखते हैं, अपनी तरफ से उनके शब्दों में कहें तो तथ्य रखते हैं कि कैसे स्वर्गीय राजेश पायलट वो भारतीय वायुसेना में थे और वो एक पायलट के तौर पर, भारतीय वायुसेना के पायलट के तौर पर उस ऑपरेशन में उस एयरक्राफ्ट को चला रहे थे जिन्होंने देश के अंदर मिजोरम में बम गिराए थे। और उसके बाद सचिन पायलट एक कागज़ रखते हैं और वो कहते हैं कि जबकि घटना की आप बात कर रहे हैं, उस दिन तक तो मेरे पिताजी कमीशन भी नहीं हुए थे। अशोक गहलोत इस मामले से और एक बड़ी लाइन खींचते हैं और एक बड़ा बयान देते हैं और वो कहते हैं कि राजेश पायलट का अपमान भारतीय वायुसेना का अपमान है। और ये भाजपा की सोच को दिखाता है कि वो चुनावों को पास देखकर किसी भी तरीके के आरोप लगाती है, जो न केवल राजेश पायलट का अपमान है, उनकी उस वीरता का अपमान है जो एक वायुसेना के पायलट के तौर पर उन्होंने दिखाई थी, बल्कि भारतीय वायुसेना का भी अपमान है। और हम सब जानते हैं, आप ही ने एक बार जिक्र किया था, राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और पाकिस्तान से लगती है, जहां पर इस तरीके के मुद्दे, सेना से जुड़ी बातें खूब उछाल मारती हैं। लोग इसको दो तरीके से देख रहे हैं। पहला ये कि बीजेपी राजेश पायलट का नाम लेकर उस गलत तथ्य के साथ गलत ट्रैप में फंस गई या गलती कर गई और उसको कांग्रेस हाथ से जाने नहीं देना चाहती। और दूसरा, इस घटना ने जो कोशिश कांग्रेस पता नहीं कितनों ही बैठकों में, कितनों ही बंद कमरों में कर रही थी, वो सार्वजनिक तौर पर करने दिया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक बात पर, एक लाइन पर एक दूसरे के साथ देते दिखाई दे रहे हैं। सचिन ने भले ही अशोक गहलोत का साथ ना दिया, लेकिन अशोक गहलोत ने बखूबी वो साथ दिया है। देखिए, ये पूरा मुद्दा जिस तरह से उठा और जिस तरह से इसको इनकैश करने की कोशिश की बीजेपी ने, और बहुत सारे लोगों ने उसको जिस तरह से दिखाया, उसमें कई बार ऐसा दिखता है कि हम जब किसी चीज़ को, हम कहते हैं ना कि अगर आप संदर्भ को छोड़ दीजिए, आप अगर इतिहास को छोड़कर किसी चीज़ को जब रखते हैं, तो कई चीज़ें, उसका जो स्वरूप होता है वो बहुत अलग, और जो मैसेजिंग आप देना चाहते हैं वो कुछ अलग हो जाती है। आप जब 1966 में हो जिस घटना की बात की जाती है, उसके संदर्भ को जब हटा देते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ कि एक सरकार आई और उस सरकार ने सीधे जो है अपने लोगों पर बम गिरा दिए। लेकिन जब आप उसके संदर्भ को पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक ऐसा इलाका जहां 6 साल से एक विद्रोह की शुरुआत होती है, एक सरकार का एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि इस तरह के एक समुदाय विशेष के लोगों को उस तरह की नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा या उनका हटा दिया जाता है, उनका नाम एक तरह से। तो उस समुदाय के लोग एक आंदोलन पर आते हैं। फिर जब उस असम राइफल्स की एक पूरी टुकड़ी हटाई जाती है, तो वो लोग जो अब तक एक तरह से पुलिस और सेना के लिए काम कर रहे थे, असम राइफल्स के लिए काम कर रहे थे, वो एक अपनी आर्मी बना लेते हैं और एक तरह से जो एक राजनीतिक विरोध था वो एक सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट जब होता है, तो उसके बाद उन हालातों को संभालने के लिए सरकार की तरफ से कुछ कदम तो उठाए जाएंगे। अब उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि डिबेट की बात है कि कितने आम लोगों की जाने गई, कितने विद्रोहियों की गई, और क्या वहाँ पर इस तरह से बमबारी करना ही क्या एक मात्र, जिसको कि सरकार कभी मानती नहीं है कि इस तरह की बमबारी हुई सरकारी रिकॉर्ड में। अब नेता और सदन में प्रधानमंत्री जब कहते हैं, तो उसमें बहुत कुछ हो जाता है कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, जिसको कि उसी जिस सरकार का आप नेतृत्व कर रहे हो, उस सरकार
हम आप पार्टी देखते हैं ना, लेकिन सरकार तो भारत की सरकार है, तो उस सरकार ने कभी एंडोर्स नहीं किया था, तो आप उसको एंडोर्स कर रहे हो, तो क्या वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के हिसाब से सही है या गलत है, ये तो नेताओं को और जनता को तय करना है। लेकिन एक तरह से जब आप संदर्भ को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि संदर्भ को जब आप काटते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और बहुत कुछ जो है जैसा आप दिखाना चाह रहे हो वो जाए मैसेज, लेकिन उसी तरह के संदर्भ को काटकर बहुत सारी बातें कहने के बाद एक कहीं ना कहीं जब आप कोई गलती कर जाते हो तो दूसरा पक्ष भी उसका फ़ायदा उठा सकता है, और उसी तरह का कुछ इस मामले में अमित मालवीय के ट्वीट से हुआ दिखाई देता है। दूसरा पक्ष, क्योंकि ये संदर्भ बहुत ज़रूरी था और मुझे लगता है कि आज हम जो हमेशा कहते थे कि कभी कुछ कहानी किस्सों पर आएंगे, ये कहानी किस्सा राजस्थान का तो नहीं था, लेकिन राजस्थान की सियासत में जो लोग वोटर होने जा रहे हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। सवाल का जो आखिरी था हिस्सा था, जो तरार था, वो ये था कि क्या इस एक घटना ने कांग्रेस को और ख़ास तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां दिखती थी, कम से कम वो सैद्धांतिक तौर पर भी दिखती थी, वो बयान कभी एक जैसे नहीं दिखाई देते थे। अगर एक वसुंधरा पर अटैक कर रहे हैं तो दूसरे उस दिन अटैक नहीं करते थे। अगर एक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो दूसरा उस दिन भ्रष्टाचार की बात नहीं करता था। अगर एक बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो दूसरा उस दिन बेरोजगारी की बात नहीं करता था। लेकिन यहाँ तो ये हुआ कि एक ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं मेरे पिता के बारे में, दूसरे ने उससे ज़्यादा बड़ी बात कह दी कि आप तो उनकी वीरता का अपमान कर रहे हैं। क्या इस एक घटना ने चुनाव को पास देखते हुए ही सही अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक कतार में लाया है? उसके बाद से कोई पब्लिक स्टेटमेंट दोनों के एक जैसे नहीं आए हैं, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब तक वो जो घटना है, वो जो बयान है, एक तारतम्य में वो आखिरी है। अब तक वो अलग दो ध्रुवों के बयान उसके बाद देखने को नहीं मिले हैं। देखिए, हम इसको लेकर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब वो बैठक हुई थी जिसमें 25-30 राजस्थान के नेता पहुंचे थे और जहां पर ये कहा गया था कि अब जो है दोनों पक्ष साथ में काम करेंगे, और वो इस तरह के बयान ज़रूर नहीं आए हों, लेकिन दूसरे तरह के जो बयान जो 3 साल से हमें आपको दिखाई दे रहे थे वैसे भी नहीं आए हैं। तो उससे दिखता है कि दोनों पक्ष कोशिश जो, अब अगर यहाँ पर जो हम आप पहले भी कह चुके हैं कि अब जो बचे हैं गिन के 100 दिन भी नहीं है, तो उस समय अगर जो गुटबाजी और मनमुटाव दिखाई देंगे तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों को उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो अब दोनों तरफ से इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि क्या वो नाराज़ हैं, हालांकि इस तरह की बातें हैं कि पूरा चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से ही मैनेज किया जाएगा और प्रधानमंत्री के हाथ में पूरी बागडोर होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमित शाह के पास बागडोर होगी, तो राजस्थान में प्रधानमंत्री के पास बागडोर होगी, बाकी कोई गुट नहीं होगा, और जो गुट वहाँ खड़ा होगा उसको सीधे प्रधानमंत्री से निपटना होगा। तो उस तरह की चीज़ें जब दिख रही हैं, और उसके साथ में एक बात और कही जा रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनेगी उसमें अहम जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो, और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान भी आए हैं जो दोनों कमेटियों का कल ऐलान हुआ उसके बाद, कि वसुंधरा सबसे बड़ी मास लीडर हैं राजस्थान की और उनका इस्तेमाल हम फोकस्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे प्रचार के लिए, तो इसलिए उनको बाकी में जगह नहीं दी गई है। तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वसुंधरा की ज़रूरत रणनीति बनाने वाले हिस्से में या बैकडोर से ज़्यादा उनको बीजेपी को फ्रंट फुट पे, या आप कहें कि मैदान पर दिखाई देगी, और उसको बीजेपी करती हुई अगर दिखाई देती है तो उस तरह गुटबाजी शायद वहाँ भी न दिखाई दे। दोनों तरफ से अगर गुटबाजियाँ दिखाई दी तो दोनों को ही नुकसान होना है। तो अब इस तरह के बयान शायद हमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने मुझे उस अगले सवाल की तरफ ला दिया जहां मैं आना भी चाह रहा था। हमने कल ही चर्चा की थी, और कल हमने ये चर्चा की थी कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक तरीके से बैकफुट पर गई हैं और अर्जुन राम मेघवाल को क्या पार्टी फ्रंट फुट पर लाई है। और जो आपने कहा कि उन लिस्टों के आने के बाद ये सवाल उठना लाजमी था कि वसुंधरा राजे का राजस्थान में क्या होने वाला है। बयान भी आया, और बयान इस तरीके के आए जो हमने उस चर्चा में कहा था, और मैंने भी पूछा था कि वसुंधरा के समर्थक उसमें अभी भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और वो कैंपेन कमेटी की मुखिया की है। और हमने अपनी चर्चा में तुलना भी की थी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब वो कैंपेन कमेटी के चीफ बने थे, कैंपेन कमेटी को वो लीड कर रहे थे, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, और वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए। कुछ एक राज्यों में भी इस तरीके से हुआ कि प्रचार समिति जब बनी, जो उसका मुखिया बना वो मुख्यमंत्री बना। तो वसुंधरा के लिए अभी भी कैंपेन कमेटी और वो पूरी की पूरी लिस्ट आनी बाकी है। लेकिन क्योंकि तुलनाएं हो रही हैं,
क्या आपको लगता है कि उस लिस्ट के आने के बाद जिस तरीके से रिएक्शन आए, जिस तरीके से मीडिया अटेंशन मिला और जो सवाल वापस, और ऐसी एक घटना और हम देख चुके हैं, जब राजस्थान में एक दिन प्रदर्शन होना था, प्रदर्शन को कम कवरेज मिली, प्रदर्शन में कौन कौन नहीं पहुंचा उस बात को ज़्यादा कवरेज मिली। क्या कल भाजपा की दोनों सूचियों पर वो जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हुई उसके बाद आप क्या ये देखते हैं कि क्या कुछ इसी तरीके के हाल बने कि लोगों ने सूची में कौन शामिल है से ज़्यादा ये देखा कि वसुंधरा राजे क्यों शामिल नहीं है, और उसके बाद सडनली एक तरीके से वो डैमेज कंट्रोल पार्टी ने शुरू किया। ये डैमेज कंट्रोल वाले बयान आपको ज़्यादा लगे या आपको लगा कि नहीं ये सच है, इस तरीके की रणनीति थी, नेताओं ने अब उसको रखना शुरू किया है? देखिए, जो हम जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश पे भी बात कर रहे थे कि जो एक मैसेजिंग की कोशिश की गई कि सिंधिया का कद घट गया या सिंधिया के लोग टिकट कट गया, तो जब हम उसी में देखते हैं तो दूसरा हिस्सा कि किस तरह से एक ऐसे नेता को जो 75 साल का हो चुका है, जो कि क्राइटेरिया के हिसाब से अब टिकट नहीं देती है बीजेपी, उसको टिकट भी मिला क्योंकि वो सिंधिया के गुट से या सिंधिया के करीबी कहे जाते हैं। तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ देखेंगे कि 2 लिस्ट में नाम नहीं है, उस पर चर्चा जरूर हुई कि वसुंधरा का नाम नहीं है, लेकिन जब कैंपेन कमेटी में अगर वो चेयरमैन बन जाती हैं या कैंपेन कमेटी का सबसे प्रमुख चेहरा हो जाती हैं, तो फिर वो बात तो वहीं पर आकर हो जाएगी कि पार्टी किसको कैसे इस्तेमाल कर रही है, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर आप जब बात करेंगे मैनिफेस्टो की, तो एक ऐसा नेता जो कि ब्यूरोक्रेसी में रहा है, एक ऐसा नेता जिसका लंबे समय तक एक आईएएस के रूप में काम करने का अनुभव है, जिसने एक छोटे लेवल से लेकर बड़े तक के चुनाव लड़े हैं, जो केंद्र में मंत्री है, कानून मंत्री जैसा पद रहा है, उस जिसके पास जो कि फ्लोर मैनेजमेंट का भी अनुभवी रहा है, तो उसके लिए शायद जब आप इस तरह के मैनेजमेंट वाले काम में रखेंगे तो शायद वो ज़्यादा आउटपुट देगा। तो पार्टी जब देख रही है तो उस हिसाब से उसको फिट करेगी ना कि किस नेता को हमें कहाँ रखना है। आप जब देखते हैं आज की सरकार जो जिस तरह से काम करती है, उसमें आपको दिखाई देता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि कोई पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, लेकिन वो चूँकि राजनयिक लंबे समय तक रहा है तो उसको विदेश मंत्री बना दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी में रहा है तो उसको लाकर आप रेल मंत्री बनाते हैं, तो वो दिखाई देता है कि जो डिलीवरी दे सकेगा उस तरह के लोगों को चूज़ किया जाता है। इस दौर में आप देखें अगर बीजेपी को, तो उस तरह के उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक मास लीडर हो तो ही उसको वहाँ वो पद मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बैलेंस रहता है कि मास जो लीडर है उसके लिए भी जगह है और उसका भी इस्तेमाल पार्टी करती है। तो उसी तरह से जब आप देखेंगे तो कैंपेन कमेटी में जो लोग होंगे जिनके पास ज़मीन पर जाकर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का जिम्मा होगा, उसमें शायद वसुंधरा राजे आपको दिखाई अगर देती हैं तो वहाँ दिखेगा कि आपको कि एक बेटर तरीके से चीज़ों को या रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जा रहा है। चलिए, कयासों वाला एक आखिरी सवाल जो इस चर्चा में पूछना चाहता हूँ वो ये, क्योंकि जैसा आपने कहा राजस्थान का जो पूरा का पूरा चुनाव है, जो बातें सामने आई थी कि जेपी नड्डा उसको देखेंगे और अमित शाह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखेंगे। अब जेपी नड्डा उसको देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जोर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, तो वो जो आपने लाइन कही वो बात मैसेज के तौर पर ज़्यादा दिखती है या ज़मीन पर होती ज़्यादा दिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी वो खूब कार्यक्रम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक बार वो जा चुके हैं और अब उम्मीद है कि वो और जाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होते हैं और राजस्थान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होते हैं जो जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी अगर बिना किसी चेहरे के जाएगी, जिसके बारे में अब तक कहा जा रहा है कि कोई एक उम्मीदवार नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व होगा, वसुंधरा राजे के पास भी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन सिर्फ उनके पास जिम्मेदारियां नहीं होंगी, बहुतों के पास अलग अलग जिम्मेदारी होगी। अर्जुन राम मेघवाल को, और मैंने पहले ही कहा ये कयासों का सवाल है, अर्जुन राम मेघवाल को राज्य की राजनीति में प्रोजेक्ट करना, क्या बीजेपी को इसमें किसी भी तरीके का फायदा हो सकता है? क्या वो प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं? क्या वो कुछ कौन सा ऐसे इक्वेशन है जहां आपको लगता है कि वो फिट बैठते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको वहां पर प्रोजेक्ट करने से एक चुनौती भी हो सकती है? नहीं, देखिए, एक तरीके से प्रो एंड कॉन्स जैसा सवाल है। एक तरह से जब आप देखते हैं तो मैं वही कहूँगा कि जो रिसोर्स मैनेजमेंट की जो बात है वो हमें देखनी चाहिए, और पार्टी में अगर एक इस तरह के अनुभव के लोग हैं तो उनका इस्तेमाल अगर पार्टी नहीं करेगी तो किसका करेगी, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़ की जो लगातार उनके साथ में जोड़ी जाती है बीजेपी की तरफ से कि एक जिस वर्ग से वो आते हैं उस वर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर का नेता बन चुके हैं वो, और उसका बीजेपी अगर उसको
प्रचारित करती है और इस्तेमाल करती है, तो वो पार्टी अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह से रणनीति का हिस्सा है वो, और उसमें कुछ गलत मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें कुछ गलत है। तो ये एक तरह से अगर वो सिर्फ केंद्र की राजनीति में रहेंगे तो उस हिसाब से तो फिर प्रधानमंत्री को सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही दिखाई देना चाहिए, तो वैसा उस तरह की राजनीति रही नहीं है और उस तरह की राजनीति होती भी नहीं है। जो कहाँ से आप किस तरह से किन किन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़रूरी होता है। और उस तरह से आप देखेंगे कि अर्जुन राम मेघवाल कई सारी चीज़ों में बीजेपी के लिए बहुत सारे मुफीद सिचुएशंस में दिखाई देते हैं, और उस कद का नेता और कोई उस कम्युनिटी से आता हुआ दिखता नहीं है। तो उनको अगर वहाँ इस्तेमाल करके बीजेपी को फ़ायदा होता है तो बीजेपी उसको करेगी। ठीक है, एक हिस्सा जो छूट गया, मैंने कहा था कि पॉजिटिव क्या है, प्रो एंड कॉन्स का सवाल है, चुनौतियाँ क्या है। चुनौतियाँ क्या, ढेर सारे गुटों के बीच में एक नाम और फिट करना है। चुनौती क्या, उनका काफ़ी समय से राज्य की राजनीति में उस तरीके से सक्रिय ना होना है। चुनौती क्या सबसे बड़ी ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा येसमैन वाली कैटेगरी में है, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल लीडरशिप के क्लोज हैं, और इसलिए अपना जो एक परसेप्शन होता है, आपका अपना, आपकी अपनी एक छवि जो होती है एज अ नेता, और जिसमें कहीं ना कहीं जनता चाहती है कि उनका नेता क्या करेगा, भले ही वो बहुत ज़्यादा आदेशों को माने, लेकिन उनका एक अपना डिसीजन मेकिंग होती है, अपनी एक छवि होती है। क्या ये चुनौतियां हैं, या आपको लगता है कि चुनौतियां कुछ और हैं, या कोई चुनौती इस वक्त नहीं है? बात यह है कि सबको अपने हिसाब से जिम्मेदारी दी जा रही है, लोग चुनौती या बेहतरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो दोनों पक्ष होते हैं कि चुनौती, दूसरा पक्ष तो चुनौती ढूंढेगा कि ये कमी है, और उसको ढूंढना भी चाहिए क्योंकि उससे से उसको फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप चीज़ों को देखते हैं तो अगर वर्किंग देखते हैं बीजेपी की, तो फिर उस हिसाब से आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं होते, उस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि उससे पहले उस तरह का ना कद था, उस तरह के ना नेता थे। गुजरात का भी आप उसमें नाम जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र पटेल उस तरह से अगर आप देखें तो वो मुख्यमंत्री नहीं होते, लेकिन हुए हैं। तो बीजेपी इस तरह के प्रयोग करती रही है, और इन जिन नामों को मैंने लिया उनकी तुलना में अर्जुन राम मेघवाल आज की तारीख में जब वो मुख्यमंत्री बने, उनसे बड़े कद के नेता तो मानने पड़ेगा आपको, राजस्थान के हिसाब से भी और केंद्र के हिसाब से भी। और उन्होंने डिलीवरी दी है, और उसी की वजह से उनको प्रमोट करके कानून मंत्री बनाया गया है। तो वो दिखाई देता है कि वो काम करने वाले। हाँ, जब आप मास लीडर की बात करते हैं जो कि अपने भाषणों से बहुत भीड़ इकट्ठा करता है, तो उस तरह की छवि राजस्थान के नेताओं में वसुंधरा के आगे कोई नहीं है। आज की स्थिति में भी वो आपको मानना पड़ेगा। जिस तरह की छवि प्रधानमंत्री की है कि उनकी बराबर का देश में भी आज की स्थिति में न पक्ष में न विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो कि उस तरह से मास अपील जिसके पास हो, तो वो आपको मानना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपको राजस्थान में वसुंधरा के मामले में माननी पड़ेगी कि भाजपा के पास उनके जैसी छवि का नेता नहीं है। वो बीजेपी को भी मानना पड़ेगा, और हमें आपको दिखाई भी देता है। वो अंग्रेजी का एक शब्द है सिल्वर लाइनिंग। तो जब वो सूर्य बिल्कुल उदय होने को होता है या वो बिल्कुल अस्त होने को होता है, दोनों ही समय पर एक चमक आती है, उसका तात्पर्य उदय से लिया जाता है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को इन दोनों ही लिस्टों में उनका नाम ना होने में जो सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, वो कैंपेन कमेटी में दिख रही है, उस प्रचार समिति में दिख रही है, जो वास्तव में आक्रामक रूप से जो सारी तैयारियां, ये दोनों जो समितियां जो तैयारियां करेंगी, उन तैयारियों को कनेक्ट करती है जनता के बीच में ले जाकर। हालांकि मैनिफेस्टो वाली बात पर कई लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर सुझाव नहीं रखे जा रहे हैं, वहाँ पर अगर नाम उस तरीके से नहीं दिखाई देगा या देगा, ये एक सवाल है। कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो की बात अगर अलग होती है तो फिर क्या वो कद को घटना या बढ़ना उस तरीके से देखा जाए। लेकिन फिर भी जो सिल्वर लाइनिंग है वो प्रचार समिति के मुखिया के तौर पर अभी भी उसकी घोषणा होनी बाकी है। इसके अलावा जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या सच में खत्म हो गई है? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय जाहिर करिए। और क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे के नाम को पीछे करके जो अब तक समितियों में नहीं आया, भाजपा ने कोई गलती की है, या आपको लगता है कि वसुंधरा के नाम को पीछे करके भाजपा ने ठीक किया है? किसी नए नेता को पार्टी को मौका देना चाहिए इन विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद, अगर उनके पक्ष में परिणाम आते हैं तो? अपना विचार हमें ज़रूर बताइए। सहमति असहमति कुछ भी हो, लेकिन वो जाहिर करिए, क्योंकि यही लोकतंत्र है। आप देख रहे थे राजस्थान का रण, अमर उजाला राजस्थान की खास पेशकश। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को अपना लाइक और शेयर वाला प्यार ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो
आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।